हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल एक डीपीपी दी थी, वो कर ली थी प्रैक्टिस सबने? बेसिक थी आई थिंक, है ना? यस सर। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। वो आपको दिख रहा था क्लियर डेटा के? ज्यादा ब्लर तो नहीं थी? नहीं सर। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने कवर किया था स्टार्टिंग के 3 टॉपिक। बेसिक हमने इंट्रोडक्शन दिया था, एनसीआर का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म और मिडिल टर्म। इस पे हमने थ्योरी कवर करी थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, और आपको मैंने कुछ डीपीपी दी थी। आज का लेक्चर का हमारा टारगेट है नेक्स्ट 3 टॉपिक: एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आरएफ फैक्टर वाले क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। तो आज के लेक्चर में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब हो जाएगा इतना कवर। और फिर कल के लेक्चर में आपको मल्टीनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे कुछ प्रॉब्लम, और जेई एडवांस में और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो परसों वाले लेक्चर जो भी अपना होगा उसमें हम ये वाले कवर करेंगे, मतलब ताकि ये कवर हो जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगेन जो मेंस के टॉपिक है उसी पे बेस्ड है, एप्लीकेशन, ग्रेटेस्ट टर्म, आरएफ फैक्टर और बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। उसके बाद फिर आपका ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा वाला, ये एडवांस का पार्ट है। फिर हम थोड़े बहुत एक आध क्लास में एडवांस के पीवाईक्यू भी देखेंगे, जेई एडवांस में किस तरह के बाइनोमियल में क्वेश्चन है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है? और जो भी आपकी वो शीट बनाई है जेई एडवांस के आपके ग्रुप में जो डली हुई है एडवांस वाले ग्रुप में, उसमें सारी नोट्स, रिकॉर्डिंग, डीपीपी उसी में अपलोड होती जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है? तो आपका अगर लेक्चर मिस होता है तो आप उसी शीट को रेफर कर लेना, ठीक है? और फिर आपके जो भी इश्यूज होंगे लेक्चर के बाद आप पूछ लेना, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो क्लियर कर लेना, ठीक है? चलो, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसमें जनरली आपने देखा होगा जेई मेंस में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं अपने रिमाइंडर निकालने पे। अभी जो रिमाइंडर निकालने पे क्वेश्चन आते हैं कि इसको कई से डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर इतना है, ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको इनकी वेराइटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है? अलग अलग वेराइटी, लेकिन तरीका लगभग सेम ही होता है, लेकिन बस अलग अलग वेराइटी में थोड़ा दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन करना है। लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही है कि रिमाइंडर कैसे निकालना है, ठीक है? तो उसी पे हम डिस्कशन आज हमारा वापस करेंगे आगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर कैसे निकालना, ठीक है? चलो, कुछ ऑब्जर्वेशन भी अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 1+x⁴n, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प भी कर देगी कि 1+x⁴n का अपन एक्सपेंशन जब भी करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक्सपेंशन होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स। सर वो इंक दिख नहीं रही है। इंक दिख नहीं रही है? अच्छा, एक सेकेंड, इसको डार्क करो क्या? सर पीला कलर कर दो ना, थोड़ा साफ दिखेगा। थोड़ा पतला आ रहा है क्या आज? यस सर। हाँ, वो पेन टेप चेंज किया ना मैंने, इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ती है क्या? एक सेकंड को, एक सेकंड, फिर एक मिनट, थोड़ी सेटिंग कर देता हूँ फिर मैं। ठीक है, अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। थिकनेस तो यही आ रही है, ये दिख रही है आपको? नहीं पता चल रही? यस सर, ये दिख रहा है। चल जाएगा ये, ठीक है? ओके, नहीं अगर समझ में आए तो वापिस बोलना, मैं एक बार और ट्राई कर लूंगा, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे ये जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है? हाँ, जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले रहे 1+x⁴n या फिर x+1⁴n, जो भी ऐसा हो, ठीक है? अब इसमें स्टार्टिंग के जो भी टर्म्स है उसमें कम से कम एक एक्स का, चलो इसको क्वेश्चन से करते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है? चलो, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भी आपको अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे अगर, ठीक है, कि x⁴2n
-35n-1 ये प्रूव करना है कि 35 स्क्वायर से डिविजिबल हो। मतलब मुझे ये चेक करना है कि बस इसके एक्सपांशन में 35 स्क्वायर कॉमन आ जाए, ये मुझे ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो x की पावर, ये जो 6 की पावर 2n है, इसको क्या लिखोगे? 36 की पावर n। हाँ, 6 की पावर 2n को एक पावर 2 के साथ मर्ज करके 36 की पावर n लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो। यस सर। 36 को कैसे ब्रेक करोगे आप? 35 + 1। हाँ, 36 को कैसे, या तो 35 + 1 लिख दो या 1 + 35 लिख दो। तो 35 + 1 अगर लिखते हो कि पावर n -35n-1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये x + y की पावर n का एक्सपांशन है, इस पूरे एक्सपांशन में, ठीक है, जैसे कहां से स्टार्ट होगा? NC0 35 की पावर n, हाँ है ना? आगे यस बढ़ते सर। जाएगा, 1 की पावर 35 की कम होती जाएगी, फिर लास्ट की जो दो टर्म रहेगी NC, सेकेंड लास्ट टर्म क्या रहेगी? n-1, है ना? 35 की पावर कितनी आएगी? 1, और प्लस NCn 35 की पावर 0 × 1, हाँ है ना? यहां तक रहेगा, यस बोलो। सर। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। और जो बची हुई टर्म है उसको अगर मैं ऐसे कैसे लिख दूं? बची हुई टर्म मतलब -35n-1। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके पहले जो भी टर्म होगी यहां से यहां तक, क्या उसमें 35 का स्क्वायर रहेगा सब टर्म में? यस सर। कम से कम 35 का स्क्वायर तो रहना ही है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 35 की पावर 1 आ रही है, इसके पीछे जितनी भी टर्म रहेगी उसमें 35 का स्क्वायर रहेगा ही सही। तो इन सब में तो 35 का स्क्वायर आ ही रहा है, टाइम्स k हो जाएगा। और ये देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? NC1 के बराबर ही होगा ये भी, मतलब n के यस सर। बराबर। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? 35n, NCn की वैल्यू कितनी होती है? 1 -35n-1। तो ये पूरी टर्म्स क्या हो गई? अपने आप कैंसिल हो गई, और मेरे पास बचा क्या? ये बचा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो यस। बेसिक क्वेश्चन था, इस तरह से आप एक एक करके एक्सपांड करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगेन इसमें भी यही 17 की पावर 2n + 1 इज डिविजिबल बाय 18, ये बोला है। तो इसको अलग अलग ब्रेक करो, कैसे सॉल्व करोगे? 17 की पावर 2n + 1 को कैसे लिखेंगे? 18 - 1। हाँ, 18-1 लिख सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक बहुत स्टैंडर्ड एक्सपांशन होता है, जैसे मान लो लिख रहा हूं मैं x की पावर n-1, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने, तो इसका एक फैक्टर क्या रहता है हमेशा? x - 1। इसका एक फैक्टर हमेशा x-1 रहता है, ये सबको क्लियर है? अगर ये x की पावर n-1, आप यहाँ पे n को इवन रखो या ऑड रखो, जैसे मान लो आपने रखा x² - 1, n की जगह 2 रखा तो एक फैक्टर x-1 रहेगा, n की जगह 3 रखा तो भी एक फैक्टर x-1 रहेगा, n की जगह 4 रखा तो भी, मतलब एक फैक्टर तो हमेशा ये रहना ही है, बाकी कुछ भी हो लेकिन ये फैक्टर तो कंपल्शन आना ही है। क्या बात क्लियर है? यस सर। और मान लो x की पावर n+1 में यहाँ पे n अगर ऑड रहता है, n अगर क्या रहता है? ऑड, जैसे x³ + 1, x की पावर 5 + 1, इसमें एक फैक्टर हमेशा कौन सा रहेगा? x+1 वाला। इसका एक फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? x+1 वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे आप ले लेके देख लेना, जैसे x की पावर 5 + 1, x की पावर 8 + 1, एक फैक्टर x+1 तो इसका रहेगा इसे। ठीक है, तो ये दो चीज आप ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व में काम आती है। अगर माइनस में है तो हमेशा x-1 फैक्टर n इवन हो या ऑड हो हमेशा रहेगा, और x की पावर n+1 में अगर n ऑड है तो एक फैक्टर x+1 हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये है ना, यहाँ पे इसको क्या दिया हुआ है? 17 की पावर 2n + 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 18। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ पे देखो 17 की पावर समथिंग +1, अब ये जो पावर है ये पावर कितनी है? ऑड है कि इवन? ऑड। ये पावर ऑड है, तो अगर ये पावर ऑड है तो x की पावर n+1 और पावर अगर ऑड है तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? इसका एक फैक्टर क्या होगा? हमेशा x+1 होगा। यस सर। x+1 मतलब कुछ भी हो, बाकी एक फैक्टर तो इसका 18 रहेगा इसे, तो क्या 18 से डिविजिबल है? हाँ है ना? यस सर। आगे बस यही यहाँ पे इसका एप्लीकेशन बेस था, इसको ध्यान रख लेना। x की पावर n-1 इस तरह का अगर टर्म हो तो उसका एक फैक्टर x-1 हमेशा रहेगा, x की पावर n+1 अगर इस तरह का टर्म हो तो उसका एक फैक्टर x+1 हमेशा रहेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे n ऑड हो। हाँ है ना? क्लियर? यस सर। देखो आज की क्लास में हमको मेन प्रैक्टिस ही करना है और देखना है वेराइटी। आपको मैं डीपीपी एक दूंगा अच्छी, उसमें आप घर जाके और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और इन क्वेश्चन को भी रिपीट कर लेना। मेन अपन को आज आइडिया डेवलप करना है, इससे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो ये आप निकल लोगे।
अगेन जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 की पावर 63 इज डिवाइडेड बाय 26, तो जल्दी बता दो यहाँ पे 26 क्रिएट करना है मुझे, और तो 3 की टेबल में 26 क्रिएट करने के लिए क्या क्रिएट करें? 27. 27 क्रिएट करेंगे, है ना? बोलो। Yes, sir. 27 क्रिएट करने के लिए 3 की पावर कितनी चाहिए? 3 चाहिएगी। Yes, sir. इसमें से अगर 3 का एक फैक्टर निकाल लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 21, है ना? क्या सही लिखा मैंने? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग भी बोलते रहना। तो ये जगह कितना? 27 की पावर 21। यहां तक किसी को कोई स्टेटमेंट आउट हो एनीवन तो प्लीज पूछ लो। 27 क्रिएट कर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे क्रिएट क्या करना था? 26। अब इसको 26 + 1 या फिर 1 + 26 लिख दोगे की पावर 21, है ना? Yes, sir. या फिर इसको तो 1 + 26 लिखो या 26 + 1 लिखो, बात एक ही है। आपको अल्टीमेटली देखो ये जो जब भी टर्म आएगा ये बार बार टर्म आएगा, x + 1 की पावर समथिंग। अब इस टर्म में शुरू की जितनी भी टर्म होगी उन सब टर्म में 26 का फैक्टर रहेगा कम से कम, है ना? Yes, sir. 26 की पावर 21 से चालू होगा, फिर 26 की पावर 20, 20, 19, 18, 18, सेकेंड लास्ट टर्म तक 26 की पावर 1 तक जाएगा, और लास्ट वाली जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? 21c 21 1 की पावर 21, है ना? ये लास्ट वाली टर्म रहेगी। बाकी सेकेंड लास्ट, फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक उसमें कम से कम एक 26 का फैक्टर रहेगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो 26 + 1 की पावर 21 जो भी है, इसको आपने क्या लिखा? शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक 26 का एक फैक्टर तो रहेगा इसी, और लास्ट वाली टर्म हमेशा कितनी बनेगी? 1 बनेगी। लास्ट वाली टर्म हमेशा कितनी बनेगी? 1, है ना? तो इसको जब 26 से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 1. 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। बोलो, किसी को कोई डाउट हो पूछो। ये सबको समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है? ठीक है, बोलते रहा करो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो भाई यहाँ पे ये बोल दूं क्या, अगर जब भी कोई एक्सपांशन होगा x + 1 की पावर n वाला, उसके एक्सपांशन में शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक हमेशा कम से कम एक x तो रहेगा इसी, लास्ट वाली टर्म हमेशा कितनी बनेगी? 1 बनेगी, है ना? Yes, sir. है ना? लास्ट वाली टर्म हमेशा कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। और अगर इसी में x - 1 की पावर n रहे तो शुरू से लेके यहां तक तो n x का एक फैक्टर रहेगा, सब लास्ट वाली या तो 1 - 1 बनेगी, डिपेंडिंग n की वैल्यू क्या है। इवन होगी तो +1 बन जाएगा, ऑड होगी तो -1 बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक कम से कम एक x का फैक्टर तो रहेगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, एक जगह खाली हो तो इसे यहाँ पे, हाँ इसी में कर देता हूँ। जैसे कहने का मतलब ये था कि x + 1 की पावर n में x का एक फैक्टर रहेगा समथिंग, और एक लास्ट में रहेगा +1। इसी में अगर मुझे x² निकालना हो, x² का फैक्टर लास्ट की 2 टर्म तक रहेगा, लास्ट की 2 टर्म तक कम से कम एक x² रहेगा। आखिरी वाली टर्म देखो क्या रहेगी? n - 1 × x, और लास्ट वाली टर्म तो हमेशा के लिए क्या रहेगी? 1। तो बेसिकली अगर x² का फैक्टर देखना तो x² का टर्म यहां तक रहेगा, आखिरी की 2 टर्म क्या बचेगी? nx + 1, है ना? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो अगेन ये वाला 2022 में क्वेश्चन आया था। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है अगर, तो क्या क्रिएट करें 5 से डिविजिबिलिटी के लिए? 9. हाँ 9 क्रिएट कर लेंगे, वेरी गुड। क्योंकि बेसिकली 10 क्रिएट करना है, लेकिन 10 से अपन क्या क्रिएट कर सकते हैं? 9। 10 कहां से क्रिएट होगा? 9 की मदद से। तो यहाँ से एक 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर क्या बचेगा? 11। ये क्या बन जाएगा? 9। 9 को क्या लिख देंगे? अगेन 10 - 1। बोलो, Yes, sir. है ना? इसको आप अगेन ओपन करोगे तो शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक कम से कम एक 10 का फैक्टर रहेगा, है ना? Yes, sir. शुरू से लेके सेकेंड लास्ट तक कम से कम एक 10 का फैक्टर रहेगा इसे, क्योंकि हर टर्म में 10 की पावर घटती जाएगी, सेकेंड लास्ट टर्म तक 10 की पावर 1 बन जाएगा। और जो लास्ट वाली टर्म रहेगी उसको क्या लिखोगे? -1. हाँ देखो, वो तो हमेशा क्या रहेगा? 1011c 1011, तो ये तो हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो इसको आगे से मैं 1 ही लिखूंगा। लास्ट वाला फैक्टर हमेशा क्या रहता है? एनसीएन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। और -1 की पावर 1011, ऑड पावर तो एक कितना रहेगा? -1। तो बेसिकली ये पूरा जो नंबर था इसको हमने कैसे लिख दिया? 10k - 1। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमेशा प्लस के टर्म्स में चाहिए मुझे। Yes, sir. ठीक है, और 10 के टर्म्स में अच्छा किससे डिविजिबिलिटी पूछी? 5 से। तो अगर 10 के है तो इसको 5 के भी लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? अगर 10 से डिविजिबल है मतलब 5 से तो डिविजिबल होगा इसी ना। इसको कैसे लिखोगे? 5 × 2k। तो 5 × 2 को क्या लिख दो? नया 5k, है ना? k' लिख दो। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें अगर प्लस का क्रिएट करना है तो क्या करें अगली स्टेप में? 5k +5 -1, -1. एक +5 कर दो और एक -5 कर दो। ठीक है, तो देखो इसको, इस 5k वाली टर्म को
और इस -5 को साथ में कंबाइन कर देंगे, तो 5 के -5 साथ में कंबाइन हो गया, और -1 + 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये नया जो नंबर हो जाएगा अगेन ये 5 का मल्टीपल है, प्लस का 4, अब प्लस में क्रिएट हो गया। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए कि नहीं किए, हाँ है ना, बोलो कर रखे। जिसको भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, जिसको भी कई स्टेप में डाउट आता पूछ लेना, और नहीं अगर आपको कर रखे तो इनको घर पे जाके आज प्रैक्टिस कर लेना विद सॉल्यूशन मैंने दिए हुए नोट्स में। ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो हमने जेईई मेंस में किए थे, ठीक है, और इनका एप्लीकेशन एडवांस में होगा ही, लेकिन इनके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में आया था, पिछले साल ही क्लास में अपने लिया भी था एक बार। जैसे एक नंबर दिया हुआ 22 की पावर 2022, और दूसरा नंबर दिया है 2022 की पावर 22, ये कोई नंबर है। ये बोलता है कि दिस लीव्स द रिमाइंडर 3, सॉरी दिस लीव्स रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर अपन 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, अल्फा, और इसको अगर आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है, बीटा। तो अल्फा और बीटा बेसिकली आपको निकालना, ठीक है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना, मतलब तरीका सोचना होगा कि अल्फा से डिवाइड, अल्फा निकालने और बीटा कैसे निकालें, अल्फा आ जाएगा तो बीटा का भी तरीका वही रहेगा। तो कैसे करें इसको, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर है, दोनों को देख लेते हैं कि दोनों को जब 3 से डिवाइड करेंगे दोनों का इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, इसको अगर 3 से डिवाइड करना है तो इसमें क्या क्रिएट करें, 22 में 21 + 1। हाँ, अब देखो 3 की टेबल में 21 आता है क्या, यस सर। 3 की टेबल में क्या आता है, 21। तो 21 यहाँ पे क्रिएट करना आसान भी है, और हम जनरली में कोशिश भी, ये आपको पहले भी कहा था, अपन हमेशा कोशिश करो 1 क्रिएट करो, 1 से क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या होता है, आसान होता है। अब आपको पता ही है कि शुरू से लेके सेकंड लास्ट टाइम तक 21 रहेगा, तो इसको 21k + 1 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। यस सर। और 21 मतलब इसको 3k भी लिख सकते हैं +1। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ गया, 1। चलो इसका काम हो गया। अब अगले के बारे में सोचते ये वाला 2022 की पावर 22, तो ये 2022 जो है क्या ये 3 से डिविजिबल है, यस सर। हाँ है ना। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिविजिबल, देखो तो सम ऑफ द डिजिट 6 आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, हाँ है ना। तो ये क्या है, डिविजिबल बाय 3। तो अगर डिविजिबल बाय 3 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। हाँ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये बात सबको समझ में आई, एनीवन कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, बाकी लोग सबको ये बात क्लियर है कि डाउट है, यस सर क्लियर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। ओके। अब अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो बताओ क्या किया जाए, सर वो 22 को 21 + 1 लिख देंगे। हाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि 7 की टेबल में भी 21 आता है ना। यस सर। तो सेम काम चलेगा 21, तो ये 7 का भी मल्टीपल, तो 7 के भी केस में ये जो 22 की पावर 2022 है, इसको भी जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यस सर। इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, 1, क्योंकि ये तो पूरा, ये भी क्या 21, इस के को क्या लिखूंगा, 7k लिख दूंगा, 7k + 1, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अब जो बचा हुआ टर्म है उसको कैसे चेक करें, 7 से डिविजिबिलिटी, सर इसके नेक्स्ट वाला नंबर 7 से डिविजिबल है, 2023। 23 अगर डिविजिबल है तो हाँ ये कर सकते हो। इसके आसपास देख लो कौन सा नंबर डिविजिबल है, इसको 23 के टाइम्स अगर कर लो, 2023 7 से डिविजिबल है तो 2023 -1 लिख सकते हैं की पावर 2022। अगेन ये जो पूरा है इसको लिखेंगे 2023 टाइम्स के माइनस का 1 के प्लस का 1, तो +1। प्लस का 1 क्योंकि पावर इवन है, ठीक है। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है ना पक्का, यस सर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यस सर। तो यहाँ का रिमाइंडर 1, अब देखो इसका भी रिमाइंडर 1, इसका तो टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। यस सर। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पूछा क्या था, α² + β², तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है, यस सर। ओके। कोई डाउट हो किसी को पूछ लेना। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं 2 टर्म्स में अगर आ जाए तो अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो फिर सॉल्व कर लो, ठीक है।
ठीक है, तो ध्यान रख लेना, कर लेना एक बार। ये जो लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या बोलते हैं कि अगर लास्ट डिजिट पता करनी है तो क्या बोलोगे? 10 से डिविजिबिलिटी चेक कर दें। हाँ, लास्ट डिजिट के लिए हमेशा क्या डिविजिबल, लास्ट डिजिट के लिए हमेशा क्या कॉन्सेप्ट है कि डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबल देख लो कि अगर 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा? लास्ट डिजिट होगा। 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही मेरा क्या होता है? लास्ट डिजिट होता है ना? ठीक है, तो 2137 की पावर 754 जो है इसमें कभी भी अगर लास्ट डिजिट पूछा, कोई भी नंबर में लास्ट डिजिट पूछता है आपको, तो 10 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे इसको कैसे सोचें? सर पहले इसको 2140 माइनस 3 लिख देंगे, फिर वहां से 3 की पावर आ जाएगा, फिर उसको 9 कर देंगे फिर। हाँ, ये कर सकते हैं। और कोई तरीका क्या इसकी लास्ट डिजिट प्रिडिक्ट करने का? और कोई तरीका? सर इसका 240 बना के करें, मतलब 240 एक मतलब क्या? वो मतलब 347 को 40 करके, हाँ, वही वही 2140 माइनस 3 करोगे ना? हाँ वही करके। हाँ, वो कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो मैं ये सोचूं कि एक मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, बचपन में करते थे। पैटर्न बन जाता है। हाँ, पैटर्न बन जाता है। तो 7 की पावर 1, वेरी गुड। 7 की पावर 1 अगर मैं बोलूं, ये ब्लू कलर दिख रहा है क्या कि दूसरा यूज करूं? यस। 7 की पावर 1 7 होता है। 7 की पावर 2 क्या कितना होता है? 49। 7 क्यूब बताना कोई? 343। 343 343। और 7 की पावर 4 4 समथिंग लास्ट में 1 आएगा, है ना? यस सर। चलो, जो भी होगा लास्ट में 1 आएगा। अब देखो, वापिस से जब 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको वापिस से जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वापिस 7 से मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट वापिस 7 आ जाएगी। यस सर। तो 7 की पावर 5 में बड़ा सा नंबर होगा, लास्ट डिजिट 5। फिर वापिस, सॉरी, लास्ट डिजिट कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ जाएगी? 7, है ना? ये देखो, इसको 7 से वापिस मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 7। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। ठीक है, तो पावर 5 6 7 8 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो मेरी पावर कितनी है? 754। तो ये कहाँ पे आएगा? कैसे पता चलेगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। 4 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना बनेगा? 3, है ना? चेक कर लेना। रिमाइंडर 2 आ रहा है क्या? चेक करो। यस सर। ठीक है, सर तो 2 अगर है। हाँ, रिमाइंडर अगर 2, अब देखो ये जो है फर्स्ट वाला, ये आपका, इसको क्या लिखोगे? 7 के 7 की पावर 4 के है ये वाला, तो ये लास्ट वाला। ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? इधर वाला 4 के प्लस 1। ये सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? 4 के प्लस 2, है ना? पावर 2। यस सर। ये क्या है? 4 के प्लस 3। तो बेसिकली 4 से डिवाइड करने पे ये वाला आएगा। यस सर। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगली बार ध्यान रख लोगे। यस सर। तो अगर लास्ट डिजिट ऐसा हो, ये स्टैंडर्ड हो, जो रिपीट होता जाए, तो उसमें ये जुगाड़ लगा लेना। जैसे 2 के केस में भी अगर लास्ट डिजिट मान लो 2 हो तो भी रिपीट होता है। 2 के केस में, 2 के केस में भी हर 4 के बाद पावर रिपीट होती है ना? यस सर। बाकी वो तरीका तो आपको पता ही है कि अगर आपको 10 का करना है तो 2140 माइनस 3 करके भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा, तो ये तरीका भी ध्यान रखना। चलो, अब अगली पैटर्न जो आती है वो आती है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और एक होता है ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट, एक सेकेंड येलो कलर ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होता है वो कहां पे आता है? मिडिल टर्म। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहां पे आता है? मिडिल टर्म पे, है ना? यस सर। जो भी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं आपको मैंने कल ही बताया था। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आएगी, है ना? वो कल हमने देख लिया था। अब ये जो क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट टर्म वाला, कि उन सारी टर्म्स में सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है वो मुझे पता करना है। अब देखो, इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था लास्ट टाइम आपको, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला भी कैसे डिराइव किया था? टी आर प्लस 1/TR इक्वल टू 1 करके, है ना? यस सर। ठीक है, या तो फॉर्मूला डिराइव कर दो, या फिर उसी, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो आप यही फॉर्मेट अपनाना कि मान लो आपने बोला कि लेट
rth टर्म भी द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सॉरी r प्लस वन, तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, आर प्लस वन आपने मान लो ग्रेटेस्ट मान लिया, तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इसको इक्वल टू वन कर देना। क्या कर देना, इक्वल टू वन। अब यहां से पूरा सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू आपके पास या तो दो कंडीशन बनेगी, आर या तो आपके पास इंटीजर आ जाएगा, वो इंटीजर आ रहा मान लो के, क्या आ रहा है के, या फिर क्या आएगा फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है मान लो के पॉइंट समथिंग, है ना। तो अगर मान लो इंटीजर है तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी। k+1। नहीं, ग्रेटेस्ट टर्म वो खुद ही रहेगी, टी के वाली, है ना। टी के या फिर टी के प्लस वन, दोनों के दोनों क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। के प्लस वन भी बोल सकते हो कि टी के भी बोल सकते हो, हाँ, है ना। यस सर। और मान लो फ्रैक्शन है के पॉइंट समथिंग, के पॉइंट मान लो 5.2 5.3 मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी रहेगी। इसका क्या निकाल लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन। क्या निकाल लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना हो, मान लो आपने क्या करा, जो भी क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले बस ये स्टेप अपना देना, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इक्वल टू वन इक्वेट कर देना। मान लो आर की वैल्यू आपके पास आ रही 7.8, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, 8th। एट्थ टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, एट्थ टर्म। आ रही बात समझ में, आर की वैल्यू आ रही मान लो 8, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, 8th। हाँ 8th या फिर 9th, दोनों क्या होगी ग्रेटेस्ट टर्म। क्लियर है, और दोनों सेम ही होगी। आ रही बात समझ में, यस सर। ठीक है। और कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि जैसे मान लो यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कल मैंने क्या बताया था, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। इसका रेशियो मैंने आपको बताया था, थोड़ा स्टैंडर्ड है, याद रख लेना। क्या आया था, एन -r+1 अपॉन में अपॉन r। आर, हाँ ठीक है। तो ये बार बार अपने को इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। ऊपर मान लो एनसीआर ए, नीचे बस उसी का एक कम है, आर माइनस वन है, तो जो भी ग्रेटर है क्या लिखोगे, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। आया ना, याद रख लोगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो जिसको आता है वो जल्दी से ट्राई करके बताओ कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। और जिसको नहीं आता है एक बार प्लीज अच्छे से सीख लो। मैंने अभी बताया था, आप क्या करो, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इसको इक्वल टू कर दो वन। क्या इक्वल टू कर दो वन, तो टी आर प्लस वन कैसे लिखोगे, आपको फॉर्मूला पता ही है, एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर। ये टी आर प्लस वन लिख दिया। नीचे टी आर टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन, टू की पावर इन दोनों का डिफरेंस और 3x की पावर r माइनस वन, इसको इक्वेट कर दिया वन से। अब यहां से मुझे पता करना है r की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, इंटीजर आ रही है, क्या आ रही है, पता कर लेते हैं। अभी आपको मैंने सिखाया था कुछ, इसका रेशियो अपन को रटा हुआ होता है ना, बता दो कितना होता है, बोलो। 9 - r+1 अपॉन r। हाँ, क्या आएगा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे 9 माइनस आर है, यहाँ पे 9 माइनस आर प्लस वन है, तो नीचे एक 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3x की पावर आर है, यहाँ पे एक पावर कम है, तो ऊपर एक 3x बच जाएगा, इक्वल टू 1। अब बस यहाँ पे अपन को r निकालना है, x की वैल्यू क्या पुटअप करनी, 3/2। तो x की वैल्यू जैसे 3/2 पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 माइनस आर अपॉन आर इंटू 1/2 इंटू 3, और x की जगह रख दिया 3/2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 माइनस आर अपॉन आर टाइम्स 9/4 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 90 माइनस 9r इक्वल टू 4r, तो कितना आ जाएगा ये 13r इक्वल टू 90, तो r इक्वल टू 19/30। ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, सर 7 से थोड़ा कम आ रहा है। मतलब 6 पॉइंट समथिंग लिखूं, क्या लिखूं, यस सर। 6.9 समथिंग, यस सर। ठीक है। तो 6.9 समथिंग अगर r की वैल्यू आ रही तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, 7th। 7th टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 7। तो T7 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। क्या आसान है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। यस सर।
सब लोग कर लोगे? बोलो बाकी लोग भी हाँ या ना? यस यस सर सर। ठीक है, तो T7 आपकी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ओके, सेम टाइप के यही सारे क्वेश्चन है, इसमें बस नेगेटिव आ गया, बाकी क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, कर लेना ट्राई। ठीक है, मिडिल टर्म आपको बता दिया। अब ये RF फैक्टर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली जो RF फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं जनरली बहुत इजी रहते हैं। उसमें दो तीन चीज आप याद रख सको तो याद रख लो, या फिर कॉन्सेप्ट को भी डिराइव करना वैसे आसानी है। एक आपको कोई ना कोई नंबर दे देंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह का 2 प्लस √7 की पावर कुछ भी दे दिया, मान लो n दे दिया, इसको नाम दे दिया r। ठीक है, फिर आप खुद से एक नया टर्म कंसीडर करते हो g, अगर ये प्लस में तो एक माइनस वाला कंसीडर करते हो, 2 माइनस √7 की पावर n, इस तरह से कंसीडर करते हैं। फिर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो ऐड करोगे या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार या तो ऐड करोगे या तो सब्सट्रैक्ट करोगे। अलग अलग क्वेश्चन में हो सकता है, एक में क्वेश्चन में ऐड करूंगा, एक में सब्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ समथिंग कुछ टर्म बनेगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ समथिंग कुछ टर्म बनेगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा दिया होगा कि ये जो आर एक जो भी यहाँ पे आ रहा है नंबर कोई ना कोई, जैसे मान लो इसकी पावर है फॉर एग्जांपल 10, ये कोई ना कोई एक नंबर आएगा, उसमें कुछ बेसिकली मान लो 5.8, 10.8, 7.2 कुछ ना कुछ एक नंबर बनेगा। तो उस नंबर में हमेशा कुछ एक इंटीजर पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो उसको हम जनरली कैसे लिखते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर। मतलब आर, ये तो अपन को पता ही है, किसी भी नंबर को अपन हमेशा लिख सकते हैं उसका इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये तो हर नंबर के लिए ट्रू है, हाँ है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, ये तो हर नंबर के लिए ट्रू है कि किसी भी नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर लिख सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक बता, मतलब एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट तो नहीं, मतलब एक फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ कि अगर आप जब भी आप प्लस करोगे तो प्लस करने पे एक रिजल्ट ये आता है, डिराइव करने पे, कि ये जो जी हमने लिया है, इस जी को अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर के साथ ऐड करें तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 1। ठीक है, अगर इसको याद रख सको तो याद रख लेना, डिराइव भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी अगर आप क्वेश्चन में प्लस कर रहे हो तो ये रिजल्ट याद रख लेना, क्या जी का एडिशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर के साथ कितना आएगा? 1 आएगा। ये मैंने डिराइव भी कराया था पिछली क्लासेस में, मतलब जब वो पढ़ाया था। और जब भी आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो वहां के लिए क्या रिजल्ट याद रख लोगे? वहां के लिए ये रिजल्ट याद रख लेना कि जी और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर है ये सेम होते हैं। अगर ये दो रिजल्ट याद रहेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। और याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर ऐड करोगे तो उसमें आपका हमेशा एक टर्म क्रिएट होगा जी प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर, उसको आप 1 लिख सकते हो। सब्सट्रैक्ट करोगे तो वहां पे आप जी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान है। ये कैसे आए वो भी अपन देख लेंगे। चलो एक पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मिलके ट्राई करेंगे। प्रूव दैट दिस इज एन ऑड। अब इसको ऑड प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करें? इसको आर मान लें, बोलो। यस सर। हाँ, इसको क्या मान लेना? आर। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले देखो, जैसे अगला आप अगला क्या क्रिएट करोगे? जी क्रिएट करोगे। जी क्या मानोगे सब लोग बताओ? 5 minus 2 root 6 raised to power n। की पावर n। अच्छा, यहाँ पे कोशिश करना ये पॉजिटिव रहे, नहीं तो नेगेटिव में थोड़ी कैलकुलेशन का एरर आ जाएगा। तो इसमें देख लो ये क्या है, पॉजिटिव रहेगा। कौन ग्रेटर है 5 के 2√6? देखो 2√6 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, हाँ है ना? कितना रहेगा √6? बोलो। यस सर, 5 से छोटा ही रहेगा। 5 से छोटा रहेगा। आपको ये देखना है कि बस 2 पॉइंट समथिंग इंटू 2 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। वो 4 पॉइंट समथिंग 5 से कम है, मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। तो इसको चेक कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक पॉजिटिव। इसको चेक कर लेना पॉजिटिव, कोशिश करना पॉजिटिव ही क्रिएट करो। और मान लो पॉजिटिव नहीं हो तो फिर उल्टा लिख देना, इसको उधर, इसको इधर, इसको इधर, इधर। मतलब अगर मान लो पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे 3√6 होता, तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं। आर को क्या मानते हैं? 3√6 प्लस 5। और जी को क्या मानते हैं? 3√6 माइनस 5। आ रही बात समझ में? अगर मतलब बेसिकली पॉजिटिव रखना अंदर, क्लियर है? तो जो 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 नंबर बड़ा होगा उसको आगे रखेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इससे आपका कैलकुलेशन बहुत बचेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, आगे और क्वेश्चन करें तो वहां। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। अब क्वेश्चन में बोला इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज ऑड। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में रूट आ रहा है। सेकंड टर्म में क्या आ रहा है? रूट। एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे बताना इस क्वेश्चन में हम ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें किस में फायदा होगा।
यहाँ पे अगर इसको आप एक्सपांड करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा NC0 5 की पावर n प्लस NC1 5 की पावर n-1 और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 1, फिर NC2 5 की पावर समथिंग सेकेंड टर्म की पावर 2 एंड सो ऑन अप टिल NCn जो भी सेकेंड टर्म है उसकी पावर n। वो जो सेकेंड एक्सपेंशन है उस सेकेंड का एक्सपेंशन भी क्या होगा NC0 5 की पावर n, एक प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा, ऑड वाला क्या आएगा माइनस 5 की पावर समथिंग 2 की पावर 1 प्लस NC5 सॉरी 5 आएगा सॉरी NC2 5 की पावर समथिंग 2√6 की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह मतलब ऑड कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेंगे, इवन कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे। अब मान लो इस मुझे रूट की क्वांटिटी से हटना है तो मुझे इसको ऐड करूं कि सब्सट्रैक्ट करूं बताओ। ऐड। अब देखो ऐड करोगे अगर तो ऑड पावर कैंसिल हो जाएगी और इवन पावर में रूट वाली क्वांटिटी हट जाएगी, है ना, क्योंकि रूट को हटाने के लिए अपन को इवन पावर चाहिए। क्या सबको क्लियर है? क्योंकि रूट की पावर अगर इवन ऐड करेंगे। हाँ रूट की पावर, वेरी गुड, रूट की पावर अगर इवन हुई तो वो इंटीजर बनेगा और मुझे इंटीजर ही चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर मान लो इसको मैं कंसीडर करूं, अगर सब्सट्रैक्ट करूं तो ये कंसीडर होता है, यहाँ पे इरेशनल टर्म क्रिएट होगी। तो मुझे अगर रैशनल टर्म क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं मुझे ये यहाँ पे क्या चाहिए इवन वाला, और इवन वाला अगर चाहिए तो ऑड को हटाना है, तो ऑड तभी हटेगा जब ये प्लस और माइनस कैंसिल होंगे, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R+G इक्वल टू ये ऑड पावर कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली पावर सब डबल डबल बार ऐड हो जाएगी, ये प्लस ये प्लस ये जितनी भी इवन पावर डबल बार ऐड हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा ट्वाइस ऑफ NC0 5 की पावर n प्लस NC2 5 की पावर n-2 और 2√6 की पावर 2। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, क्या अंदर सारे टर्म्स रेशनल बनेंगे क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। सबको क्लियर दिख रहा है कि अंदर जितने भी टर्म बनेंगे R+G ये है और ये ट्वाइस ऑफ एक नंबर होगा, ये क्या ना कोई क्या होगा इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि कोई भी हर जितने भी रूट की पावर है सारी की सारी क्या है इवन है, जितने भी रूट की पावर अगर इवन है तो ये कोई ना कोई इंटीजर होगा। यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछो। एनीवन? तो ये कोई ना कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? अच्छा, अब पहली चीज, अब आर को क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर आर को क्या लिखोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर को अपन ऐसा ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, कर ठीक सकते है, हैं। प्लस का जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मतलब बेसिकली इंटीजर 2 के लिख दो। चलो अब मुझे बताओ प्लस वाले में मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या याद रखना है? जब भी प्लस करेंगे तो क्या याद रखोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ R+G 1 होता है। हाँ अभी बताया था कि जब भी प्लस करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ R+G ये रिजल्ट कितना आता है 1 आता है, इसको याद रख लेना। कितना होता है 1, तो बेसिकली इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, तो कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R जो है वो कितना आ रहा है 2k-1। तो ये जो 2k-1 है ये ऑड होगा कि इवन? ऑड। ऑड होगा। तो और ये प्रूव करना था, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, इसका जो भी इंटीजर पार्ट होगा वो ऑड ऑड आएगा, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये जो भी एक्सपेंशन करोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसका जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा ऑड होगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इसके इस n में अगर अलग अलग वैल्यू रख के देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखो, जो भी आंसर आएगा उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे वो हमेशा कितना आएगा ऑड आएगा, हमेशा कितना आएगा ऑड। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो या तो होगा 7 पॉइंट समथिंग 10 11 पॉइंट समथिंग 17 पॉइंट समथिंग 19 पॉइंट समथिंग। सारी बात समझ में, ये हमने प्रूव किया। बोलो चमका कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, इसकी एक और वेराइटी कर लेते हैं, ये वाली प्रूव दैट, ये बाकी के सब चीजों को तो भूल जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है, तो सब कचरा पट्टी दिया। क्या प्रूव करना है बताओ, इसको क्या प्रूव करना है? इंटीग्रल पार्ट इवन है। हाँ इसका इंटीग्रल पार्ट ही मैंने, करो ट्राई, चलो जल्दी से ट्राई कर लो एक बार, तब तक मैं भी इधर कॉल कर रहा हूँ, इसको करो फोन।
हाँ बताओ, कर लिया सॉल्व? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो फटाफट ट्राई कर लेते हैं, जल्दी से मैं बता रहा हूँ इसको, मेरे को बता देना कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। तो इसको हमने आर माना होगा, आर आपने माना होगा 5√5 प्लस 11 की पावर जो भी यहाँ पे गिवन है, ऑड एक गिवन है, और आपने एक जी कंसिडर किया होगा। क्या कंसिडर करें, इसको आगे रखें, इसको आगे, कौन बड़ा होगा? सर 5√5। 5√5 बड़ा होगा तो इसको आगे रख देते हैं, -11 कर देते हैं। 5√5 11 से ज्यादा, इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म की पावर आपके पास आ गया कि अच्छा, हम यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो इसमें ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें, ये दिमाग लगाना है। तो एक बार फटाफट इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2n+1 C0 5√5 की पावर 2n+1 इंटू 11, सॉरी 11 की पावर 0, फिर 2n+1 C1 5√5 की पावर कितना आएगा? 2n आएगा, है ना? यस सर। ठीक है, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो पावर यहाँ पे इवन आ रही है, ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो 2n+1 C0 5√5 की पावर यहाँ पे क्या आ रही है? ऑड आ रही है। फिर माइनस 2n+1 C1 5√5 की पावर 2n। अब मुझे तो इवन पावर चाहिए, है ना? मुझे Yes, क्या sir. चाहिए? इवन पावर। तो ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट किए? Subtract. सब्सट्रैक्ट। अब दोनों में अंतर क्लियर हो गया आपको, कब ऐड करते कब सब्सट्रैक्ट? जब ये फर्स्ट ये आगे आ जाएगा तो जनरली सब्सट्रैक्ट करोगे, जब भी ये रूट वाली टर्म आगे आ जाएगी तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट, ताकि यहाँ पे अच्छा, उसके अलावा भी यहाँ पे भी देखना भी पावर क्या है। बेसिकली ये लॉजिक लगाना है कि रूट, ये जो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, इसकी पावर इवन होनी चाहिए। इसकी पावर क्या होनी चाहिए? इवन। तो इवन लाने के लिए मुझे ये दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगा? R-G क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे जो भी इवन पावर कैंसिल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक इंटीजर बन जाएगा वापिस से, है ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. अगेन सेम चीज है, आर को आप क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर माइनस जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के। अभी मैंने क्या सीखा? जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या याद रखने को बोला था? Fractional part of R is equal to G. हाँ, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या याद रखने को बोला था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर इक्वल टू किसके बराबर होता है? जी के बराबर। तो अगर ये आपस में बराबर है तो क्या कैंसिल हो जाएंगे? Yes, sir. बस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आ गया? 2k के बराबर, है ना? यही प्रूव करना था। हो गया, देखो जल्दी काम, याद रख लोगे तो जल्दी काम हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. ठीक। सर ये नीचे क्या दिया हुआ था इन लोगों ने? अरे वो कुछ नहीं, इसी के बारे में बोला था भी, आर ये है तो जी इक्वल टू R-G वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वो कुछ नहीं, वो काम का नहीं है। बाकी मेन बस कॉन्सेप्ट ये था। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब इसको भी ऐसे फटाफट निपट जाएगा। ये आप घर के लिए ट्राई कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आपको पता चलेगा भाई वो इवन है, इसका इंटीजर पार्ट भी इवन आ रहा होगा, और इवन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन आ जाएगा। जैसा अभी किया था ना, ऑड इवन प्रूव करना है ना? Yes, sir. ऑप्शन में दिया 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना अगला टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब क्या है? अब तक अपन ने जितने भी चीजें पढ़ी थी उसमें हम जो देख रहे थे x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सपांशन हमने क्या पढ़ा था? nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई एन समथिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने बोला था भाई n जो है वो एक इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है अभी के लिए। ये हमने अभी तक पढ़ा था। अब फॉर एनी इंडेक्स मतलब अगर यहाँ पे पावर n जो है कोई भी रैशनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तब कैसे सॉल्व क्वेश्चन को करना है ये हमें सीखना। ठीक है, कि अगर ये n की वैल्यू इंटीजर के अलावा कुछ और आ जाए तो क्वेश्चन में सॉल्विंग में हमको क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में हमको सोचना है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो जनरली क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन की जो वेराइटी रहेगी उसमें सबसे पहले उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर देना, 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, तो अगर n जो है कोई भी एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपको क्या होगी कि जो x है इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉलर होना चाहिए। ये दो कंडीशन में ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और आपको क्वेश्चन में हमेशा इन्हीं दो कंडीशन पे क्वेश्चन आएंगे। आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो। क्या कंडीशन? कि n मान लो कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर है या फिर फ्रैक्शन है, और ये जो x इसके साथ लिखा है इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। ठीक है, तो उस केस में आपका इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख देता हूं,
n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। बस ये शुरू के 2-3 टर्म में काम हो जाएगा क्या? लेकिन फॉर्मूला भी आसान है, देखो 1 प्लस एन एक्स, फिर क्या लिखोगे n इंटू n माइनस 1, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना? यस सर। ठीक है, सबको याद रह जाएगा। अच्छा चलो एक फॉर्मूला डिराइव करो मेरे लिए सब लोग। अगर यहाँ पे मैं लिख देता x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं और n की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया -1, सब लोग वैल्यू पुटअप करके बताओ इसका आंसर कितना है। अपने अपने कॉपी में वैल्यू पुटअप करो, अभी ट्राई करो एक बार, एक बार इसकी वैल्यू पुटअप करो, देखो कितना आ रहा है। और एक बार -2 भी पुटअप करके देख लेंगे। सर इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि याद रह जाए। एक बार इसकी भी निकाल के दो। ये दो याद रख लेना, कैलकुलेशन में बहुत बार काम आएंगे। जल्दी जल्दी कैलकुलेट, अगर याद रहेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, n की जगह -1 रखोगे, देखो क्या होगा 1 प्लस n की जगह -1, x की जगह -x, फिर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मैंने वही कंडीशन यही है ना, n की जगह -1, x की जगह -x। एक सेकंड चार्जर कनेक्ट कर लो, जल्दी जल्दी पुटअप करो, मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 2 और 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर। ठीक है, और ऐसे भी देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी टाइप से ही है, a अपॉन 1 माइनस आर, हाँ है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो ये आएगा। किसी को डाउट है इसमें क्या, एनीवन पूछ लो। नो सर। किसी को हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, इसको याद रख लेना ताकि अपन कैलकुलेशन फटाफट याद करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। इसका बता दो कितना आ रहा था, 1 प्लस के -2x, और फिर -2 रखने पे कितना आ रहा था, 2 कट जाएगा, सर प्लस 3x स्क्वायर। प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो देखो 1 2 3, एक बार और रख दो, एक टर्म और बता दो, सर -4x क्यूब। -4x क्यूब, वेरी गुड। अब देखो ये भी आसान है याद रखना। यस सर। ठीक है, एक और बता दो, अगर इसी में बस x की जगह -x रिप्लेस कर देते हैं, पावर -2 रहते, तो जो जो भी नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव में बदल जाएंगे। यस सर। x की जगह -x, तो x की जगह -x रख देंगे और ये रख देंगे तो कितना देगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। देखो इसको भी याद रखना आसान है, तो ये 3 एटलीस्ट याद रख लेना। ठीक है, और एक लास्ट और होता है, यहाँ पे अगर x की जगह प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे अगर प्लस कर देंगे तो ऑड वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इवन वाली टर्म पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ये चारों देखो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी। अब जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक चीज, इससे कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हर बार जरूरी थोड़ी 1 प्लस एक्स क्रिएट हो या 1 माइनस एक्स क्रिएट ना हो, तो जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है x प्लस वाई की पावर n टाइप से, और n कोई भी वो हो, क्या कहते हैं कोई भी रैशनल नंबर हो, और 1 क्रिएट ना, तो 1 क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, अब उसमें आपको देखो दो कंडीशन रहेगी, या तो y बड़ा होगा या तो x बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो केसेस बनेंगे, x प्लस वाई दो टर्म आपको रहेगी। अब इसमें से कोई ना कोई एक टर्म ग्रेटर होगा, कोई ना कोई एक टर्म स्मॉलर होगा। मान लो मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर एक जगह हो सकता है x बड़ा हो या फिर हो सकता है y ग्रेटर हो। तो अगर यहाँ पे x ग्रेटर है तो किसका रेशियो 1 से कम आएगा, y बाय एक्स। y अपॉन x, ग्रेटर नंबर नीचे रखेंगे तो उसका रेशियो 1 से कम आएगा, हाँ है ना। और यहाँ पे अगर y बड़ा है तो x अपॉन y का रेशियो 1 से कम आएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे 1 क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, 1,
तो फर्स्ट वाले अगर मैं यहाँ पे y बाय x क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कंडीशन बनेगी ये x की वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो y बाय x क्रिएट करने के लिए क्या कॉमन लोगे इसके अंदर से, y बाय x क्रिएट X. x अंदर से x कॉमन ले लेना, तो x अंदर से कॉमन ले लोगे तो x की पावर 1 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस y बाय x की पावर n। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वो 1 से छोटा क्रिएट हो गया, यहाँ पे 1 भी क्रिएट हो गया, हाँ है ना। n अब कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों बोलो, आ रही बात समझ में। यस सर और यहाँ पे मुझे x बाय y क्रिएट करना, तो क्या कॉमन लूंगा, y। y y कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा 1 प्लस x बाय y। अब आपका ये नंबर 1 से छोटा हो गया, अब सेम फॉर्मूला आप जो पिछली बार अप्लाई था वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। n कुछ भी हो, क्लियर हो गई बात। यस सर Yes, sir. अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आया था कि इसमें एक्स स्क्वायर, अच्छा आप लोग घबराना मत, एडवांस के भी क्वेश्चन अपन एक दिन पूरी क्लास एडवांस के क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाएंगे। एक बार थ्योरी कवर हो जाए उसके बाद एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मेंस लेवल पे एटलीस्ट हम पहले अच्छे हो जाए। अब यहाँ पे बोला है कि इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बताओ, तो पहली स्टेप क्या रहेगी, क्या लिखें इसको, कैसे करें। सर दोनों को पावर -1 कर लेते हैं। हाँ दोनों फ्रैक्शन में तो क्या कर देंगे, वेरी गुड, इसको पावर क्या कर देंगे -1, और जो सेकंड टाइम है उसकी पावर -1 कर देंगे, कर सकते हैं प्रोडक्ट में। यस सर 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अब दोनों का अगर आप एक्सपेंशन देखोगे, इसका याद है बताओ कितना था, 1 प्लस 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर। आगे की तो जरूरत नहीं मुझे, डॉट डॉट। इसका याद रखने के लिए अब देखो जहां जहां भी x है बस उसकी जगह 2x आ जाएगा, है ना। तो 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बस आपको क्या क्रिएट करना है, एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना है, तो एक्स स्क्वायर कहां कहां से क्रिएट होगा वो देख लेना। एक तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ 4x स्क्वायर। 4x, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या कहेंगे, एक तो 1 के साथ ये आएगा तो एक 4 आएगा कोएफिशिएंट, है ना। यस सर ठीक है, अब x के साथ किसको देखेंगे, 2x 2x को, ताकि यहाँ से एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, कोएफिशिएंट क्या बनेगा 2 बनेगा, है ना। यस और सर लास्ट क्या बचा आपके पास, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो इनका कोएफिशिएंट क्या बनेगा 1, तो यस सर टोटल कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, है ना। बोलो यस सर ओके ओके हो गया। नेक्स्ट मल्टीनोमियल थ्योरम, इसके बारे में ये आपको खैर लास्ट टाइम पढ़ाया नहीं था मैंने, क्योंकि मेंस के सिलेबस में नहीं था, ये आपके एडवांस के सिलेबस में। एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया और थ्योरी मैंने पूरी कवर कर दी है, ठीक है। तो आज की मैंने थ्योरी पूरी कवर कर दी है आपकी। अब घर जाके एक बार आप इस थ्योरी को एक बार रिकैप कर लेना, जिसको भी दिक्कत हो। इसके लिए मैं एक डीपीपी दूंगा आपको, अगेन जैसे कल दी थी, इसी टॉपिक पे आज की डीपीपी आपको मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये 2 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन 2 लेक्चर के बेसिस पे अपना मेंस लेवल कवर हो गया, ठीक है। इन मेंस लेवल के पीवाईक्यू भी इसमें कवर्ड, एक डीपीपी आज दे दूंगा तो वो भी आपको कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, बाकी आपके पास मॉड्यूल वगैरह तो है ही सीखे। तो इसके बाद हमारा बचता है मल्टीनोमियल थ्योरम और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो अगले लेक्चर में मल्टीनोमियल थ्योरम 5-10 मिनट का, वो 15 मिनट में मल्टीनोमियल थ्योरम हो जाएगा। उसके बाद इसके बेसिस पे अच्छे अच्छे एडवांस के पीवाईक्यू हम ट्राई करेंगे और ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर ठीक है। तो कल मैं लेक्चर नहीं लूंगा, मैंने आपको जैसे बताया था, कल मुझे मैं लीव पे हूँ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगला लेक्चर अपन को थर्सडे और फ्राइडे होगा, तो 2 लेक्चर लेके इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। क्लियर है? ताकि सैटरडे आपके पास पूरा दिन रहेगा, आप प्रैक्टिस करना जो भी, मतलब इस वीक पे अपना कैसे भी करके बाइनोमियल थ्योरम, जेईई एडवांस और मेंस दोनों लेवल पे कवर हो जाएगा। क्लियर है? और यस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जब एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। उसके पहले आप मेंस लेवल पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब कोई दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत किसी में, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी सब्जेक्ट में, तो बताओ। आपकी फिजिक्स की क्लास कैसी हुई थी, कल अटेंड करी थी किसी ने? यस सर सब आया? ठीक था कि नहीं था, या फिर अभी बराबर नहीं लग रहा है? जो भी फ्रेंकली बताओ। कोई 1 मिनट रुको, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो पहले, फिर बताना।